नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां लखनऊ में मायावती एक बार फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। जी हां, मायावती को एक बार फिर सर्वसम्मति से चुना गया। पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। वो एक बार फिर सर्वसम्मति से अगले 5 वर्षों के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही हैं। उन्होंने संन्यास लेने की खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी। ऐसे में कार्यकारिणी में एक बार फिर उनका अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय था। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हमने आपको अपडेट कराया। मायावती एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हैं। सहयोगी अभिषेक रस्तोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी अभिषेक, तो आखिर वही हुआ जिसे होना था। मायावती फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई बहुजन समाजवादी पार्टी की। ऐसे में अगले 5 वर्षों तक तो पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में है। इस पूरे घटनाक्रम, पूरी मीटिंग, पूरी प्रक्रिया, जो कुछ भी आपने देखी सुनी, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। हाँ बिल्कुल कुणाल, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी बहुजन समाजवादी पार्टी में। सुबह से वो बैठक चल रही थी, उसमें तमाम बड़े नेता थे। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ये प्रस्ताव रखा कि बहन जी को एक बार फिर से, मायावती को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए। उस पर फिर सबने मोहर लगाई और फिर वही हुआ जैसा कि अभी आपने कहा कि एक बार फिर से मायावती जो है वो समाजवादी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो घोषित की गई हैं। कुछ अलग फैसले भी लिए गए, आकाश आनंद को भी कुछ जिम्मेदारी दी गई, या केवल मायावती की ही ताजपोशी हुई है? देखिए बिल्कुल, आकाश आनंद का कुछ कद बढ़ाया गया है, उनको 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। और उसके अलावा ये जो पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, इसमें जम्मू कश्मीर सहित 3 राज्यों में जो चुनाव होना है उसको लेकर भी गहन चर्चा की गई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे उपचुनाव होना है उसको लेकर भी गहन चर्चा हुई है। तो साफ तौर पे मायावती ने पार्टी की कमान फिर से एक बार संभाली है। पिछले 20 साल से वो लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हुई है और आज फिर बैठक के बाद वही निर्णय हुआ है। अब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो आगामी चुनाव है उसको लेकर भी सरगर्मियां बढ़ेंगी और मायावती लगातार जो उनका वोट बैंक खिसक रहा था उसको कहीं ना कहीं बचाने के लिए और पार्टी की स्थिति को बेहतर करने के लिए तमाम आगे चलकर दिशा निर्देश देंगी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात है अभिषेक, क्योंकि मायावती का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना, वैसे भी बसपा सुप्रीमो तो वो रही ही है काफी, जैसा कि आपने भी कहा 2003 से लगातार अध्यक्ष है। और ऐसे में मौजूदा समय में प्रासंगिकता की बात करें तो जनाधार तो काफी हद तक नीचे गिरा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव होने वाले उनमें वो ताल ठोक रही हैं। ऐसे में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें तमाम अन्य नेताओं का क्या रुख रहा, उस प्रक्रिया के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी मिली, हमें कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए बिल्कुल, ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी इसमें तमाम प्रांतों के जो बड़े के नेता थे वो तो मौजूद थे ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के भी तमाम जो ऐसे नेता हैं, कद्दावर नेता हैं जो एक समय में रहे हैं मंत्री और कई पदों पर रहे हैं, वो भी इस बैठक में थे। और आमतौर पे जो मायावती हैं वो उपचुनाव से दूर रहती हैं, लेकिन इस बार जो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है उस पे भी अब इस बार बीएसपी ताल ठोकेगी और इसको लेकर भी मायावती ने तमाम जो नेता हैं उनको निर्देश दिया है कि जनता के बीच में जाएं और बीएसपी की जो नीतियां हैं उनके बारे में बताएं। इसके साथ ही लोगों को अपने साथ जोड़ें और जो वोट बैंक खिसका है उसके लिए भी लोगों को, तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनसे ये कहें कि वो लोगों के इसके बीच में जाएं और उनसे मिलें और कहीं ना कहीं तालमेल बैठाएं, ताकि जो पार्टी की स्थिति लगातार गिरती हुई नजर आई है कहीं ना कहीं उसको संभाला जा सके। और इसीलिए उपचुनाव में भी मायावती इस बार ताल ठोकने के प्रयास में है और ताल ठोकेंगी और सभी सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगी। अभिषेक, एक और सवाल है, चूंकि ये सवाल बनता भी है कि आकाश आनंद के एक्सेप्टेंस के बारे में
तमाम नेताओं की क्या राय है, क्योंकि वो वक्त कोई भूल नहीं सकता जब आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, फिर कुछ समय के बाद मायावती ने यह ट्वीट किया कि अभी वह अपरिपक्व हैं, इसीलिए उनसे वह जो ओहदा था उसे वापस लिया गया, फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और अब जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि 4 राज्यों की जिम्मेदारी भी दी गई है। ऐसे में बतौर आकाश आनंद उनके पार्टी में उनका कद और एक्सेप्टेंस का ग्राफ कैसा है? देखिए, शुरुआत में आकाश आनंद के कुछ बयान ऐसे थे लोकसभा चुनाव के दौरान के मायावती को उन्हें कोऑर्डिनेटर पद से हटाना पड़ा था, एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन उसके बाद अब चूंकि मायावती को ये लगता है कि पार्टी में कोई एक युवा चेहरा ऐसा होना चाहिए जो नीतियों को आगे लेके चले, और तमाम नेताओं के साथ भी पिछले दिनों आकाश आनंद की बैठक हुई और वो आक्रामक रूप में दिखाई पड़े हैं। तो ऐसे में जो पार्टी के तमाम लीडर हैं उनको भी ये लगता है कि अब आकाश आनंद को आगे आना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो उनको 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में वो क्या कुछ बेहतर कर पाएंगे और उसके लिए उनके जो पार्टी के तमाम नेता हैं उनको किस तरीके से उनको समझाएंगे, परिपक्व करेंगे, और जो आने वाला समय है वो किस तरीके से बीएसपी के लिए बदलेगा। क्योंकि पिछले कई चुनाव हमने देख लिए, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, कि जो है बीएसपी को काफी मात खानी पड़ी और काफी जो उनका वोट बैंक है वो खिसका है। तो ऐसे में आकाश आनंद का कद बढ़ाया गया है। पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनको भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं, और मायावती भी ये चाहती हैं कि अब पार्टी में उनका कद भी बढ़े और वो भी कहीं ना कहीं पार्टी की बागडोर को इस तरीके से संभाले कि अपनी छवि को भी ठीक करें और जो नुकसान हो चुका है पहले उसकी भी भरपाई कहीं ना कहीं होए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को बारीक पहलुओं से अवगत कराया और आज की बड़ी खबर के बारे में भी विस्तार से बताया। आपका बेहद शुक्रिया। अब बात करेंगे सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ छात्रों के उग्र प्रदर्शन की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं, जहां कोलकाता रेप कांड को लेकर छात्रों का आज उग्र प्रदर्शन हो गया है। हावड़ा ब्रिज पर यह प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने लोहे की दीवार तक तोड़ दी है। उग्र छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। छात्र सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और कथित मर्डर के विरोध में छात्र और मजदूर संगठन रैली निकाल रहे हैं। नबन्ना अभियान मार्च निकाल रहे पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। नबन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और कई अन्य अफसर बैठते हैं। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लगे सांतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है, लेकिन पुलिस ने हिंसा को कंट्रोल करने के लिए, इस प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए इन एक्टिविटीज का सहारा लिया। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए इस रैली को गैर कानूनी भी बताया है। प्रदर्शनकारियों को नबन्ना जाने से रोकने के लिए 7 रूट पर 3 लेयर में 6000 की फोर्स तैनात की गई। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग और 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए। हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया। निगरानी के लिए ड्रोन की मदद भी ली गई और मौजूदा दौर में भी ली जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, ये अपने आप में इस बात की पूरी कहानी कहने के लिए काफी है कि किस तरह छात्रों का उग्र प्रदर्शन पश्चिम बंगाल सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर कर गया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि छात्र कितने उग्र हैं। वह मार्च कर रहे हैं नबन्ना की तरफ और उन्हें रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार भी मुस्तैद नजर आई। लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, यहां तक कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए कि किसी तरह छात्रों का यह प्रदर्शन जो है उस पर काबू पाया जा सके। हालांकि काफी देर तक छात्र उग्र रहे, प्रदर्शन करते रहे। कई पुलिस पदाधिकारी और हजारों की संख्या में जवानों को तैनात किया गया ताकि इस प्रदर्शन पर रोक लगाई जा सके, और उसके बाद लगातार इस पूरे मसले पर मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों से भी मॉनिटरिंग करके मदद ली जा रही है। लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था। हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईंट मत मारिए, ये हम लोगों का
शांतिपूर्ण जमायत है, बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। धन्यवाद। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানে এই খুনের যাবতীয় ঘটনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানে, তাই ওনাকে যদি অ্যারেস্ট করা হয় তবেই এই প্রকৃত সত্য ঘটনা করা হবে। ওনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তবেই অ্যারেস্ট করা হবে। লাঠিচার্জ করছে, বেদম মেরেছে, বিনা কারণে আমাকে অ্যারেস্ট করেছে, বিনা কারণে শান্তিপূর্ণ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की नेता के कविता को जमानत दे दी है। उन्हें ईडी और सीबीआई केस में जमानत मिल गई है। अदालत ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी है। उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमा कराना होगा। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए साफ तौर पर यह कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि वो पढ़ी लिखी हैं या विधायक या सांसद हैं तो उन्हें पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों का लाभ से वंचित रखा जा सकता है। इस दौरान कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से पूछा कि वो शराब घोटाले में कविता की संलिप्तता को सिद्ध करने के लिए कविता के खिलाफ साक्ष्य पेश करें। सहयोगी विवेक सिंह चंदेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। जी विवेक, आखिरकार के कविता को जिस पल का इंतजार था, तकरीबन मार्च के वक्त से ईडी की कस्टडी में के कविता को आज रिलीफ मिल चुकी है, कितनी बड़ी बात हो सकती है यह के कविता के लिए? और जितने भी कनेक्शंस इस शराब घोटाले की तरफ जुड़े हैं, आज पूरी कार्यवाही के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, के कविता के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट से के कविता को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत मिल चुकी है। आज सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल सीबीआई और जो एजेंसी की तरफ से पेश हो रहे थे उनसे पूछा गया था, क्योंकि कोर्ट ने बड़ा सीधा सवाल पूछा कि आप डायरेक्ट एविडेंस के मामले में आपके पास क्या है। इसके अलावा जो एक बात ये कोर्ट की तरफ से पूछी गई कि सबूत मिटाना, क्योंकि जो एजेंसी की तरफ से पेश हो रहे थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और अपना फोन भी फॉर्मेट किया है। तो कोर्ट ने ये पूछा कि सबूतों को मिटाना और फोन फॉर्मेट करना दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें डायरेक्ट आप एलिगेशन नहीं दे सकते। इसके अलावा ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सेक्शन 45 है, उसके तहत महिला होने के नाते उनको फायदा मिलना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ये भी पूछा कि जो एजेंसी है वो पिक एंड चूज की जो नीति अपना रही है वो बिल्कुल नहीं कर सकती। उसका कारण ये था कि जो इस मामले में एक आरोपी थे, उनके आरोपी के बयान के आधार पर ये जो के कविता को गिरफ्तार किया गया था। इस पर भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और ये कहा कि एक आरोपी के ऊपर भरोसा करके पिक एंड चूज की नीति नहीं अपनाई जा सकती। इसके अलावा जो खास बातें ये रही हैं कि कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, 498 करीब गवाह हैं इसमें और 50,000 पन्नों के दस्तावेज हैं और आने वाले भविष्य में इतनी जल्दी इसका ट्रायल पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में वो जमानत की हकदार है, जैसा कि कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान इंडिकेशन दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको कुछ शर्तें लगाई। शर्त लगाने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम केस की मेरिट पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं और हमारे इस जमानत देने को निचली अदालत में जब ट्रायल चल रहा होगा तो उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही वो जांच में सहयोग करेंगी, अगर जरूरत पड़ती है ट्रायल के दौरान वो कोर्ट में अपीयर होंगे, उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा और 10-10 लाख रुपए, यानी कि ईडी के मामले में 10 लाख रुपए और सीबीआई के मामले में 10 लाख रुपए के बिल बॉन्ड के आधार पर इनको जमानत दी गई है। क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को और इनको जमानत मिल गई। अब एक मेन अरविंद केजरीवाल है जिनको ईडी के मामले में तो जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई के मामले में अभी भी वो जेल में है। तो कुल मिला के इस वक्त इस कैंप के लिए राहत की बात है और सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसे मामलों में जमानत दे रही है, तो इसका असर अरविंद केजरीवाल की जब सुनवाई होगी उस पर जरूर पड़ेगा। जी जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया विवेक, आपने तफसील से हमारे दर्शकों के साथ सारी जानकारी साझा की। तो ये हमारे सहयोगी थे, लगातार बता रहे थे कि अब इस जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल की भी जो
आशाएं हैं वो बढ़ गई होंगी। परम ब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया। गोरखनाथ मंदिर के उत्सवधर्मी और पारंपरिक श्री कृष्ण प्राक्योत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री सोमवार की रात लखनऊ से यहां पहुंचे थे। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और उनके साथ तमाम अन्य संत और भक्त भी वहां मौजूद थे और इसके साथ ही भगवान के इस जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पूजा पाठ कर उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया। संगम नगरी प्रयागराज में करबला के 72 शहीदों की याद में अंजुमन खुद्दामे मोजीजुना की ओर से 72 ताबूतों का जुलूस निकाला गया। एसीपी मनोज सिंह के कुशल नेतृत्व में यह मातमी जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। इमामबाड़ा करबलाए हिंद मोजीजुमा जद्दन मीर साहब दरियाबाद में खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें करबला के 72 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जुलूस की शक्ल में देश की कई अंजुमनों के साथ एक जुलूस इमामबाड़ा जद्दन मीर साहब से निकलकर दरियाबाद स्थित करबला पहुंचा। इस बीच अलग अलग शहरों से आई अंजुमनों ने नौहा खानी सिनाजनी की अंजुमन खुद्दामे मोजीजुमा के उपाध्यक्ष हाजी सैयद अजादार हुसैन के लगातार 35वें साल 72 ताबूत का जुलूस निकाला गया है, ऐसा कहा गया। उनके मुताबिक इसके जरिए आवाम को यह संदेश भी दिया जा रहा है कि सत्य हमेशा जीवित रहने वाली चीज़ है। अत्याचारी हमेशा बदनाम होते हैं और होते रहेंगे। यजीद ने जो अत्याचार किए हैं उसके खिलाफ सड़कों पर निकलने वाला यह आंदोलन है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जुलूस आतंकवाद और अत्याचार के खिलाफ है। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जुलूस निकालते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर इस जुलूस के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि शांति की ज़िंदगी ही सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है। इसके साथ ही यह भी संदेश दिया गया कि सत्य हमेशा जीवित रहने वाली चीज़ है। अत्याचारी हमेशा बदनाम होते रहें और होते रहेंगे। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने बंद मकान से भारी मात्रा में बारूद बरामद किया। बताया जा रहा है कि यहां पटाखों को अवैध रूप से बनाया जा रहा था। कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने कंकरा कलां क्षेत्र के एक मकान में जब फोर्स सहित छापेमारी की तो वहां बारूद को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने मौके से बारूद को पटाखों और स्टिकर के रैपर्स के साथ ही बरामद किया। इसके साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि बारूद की मात्रा से लेकर अन्य जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। हाथरस में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट और पथराव में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट और पथराव का लाइव वीडियो भी वायरल हुआ है। यह पूरी घटना थाना सिकंदराव क्षेत्र के जिलापुर गांव की है। सहारनपुर में कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ठगी के 5,50,000 रुपए नगद बरामद कर लिए गए। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को शाइस्ता परवीन ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें कहा गया था कि एशियन एंटरप्राइजेस कंपनी के मालिक, कंपनी के कर्मचारी और मकान मालिक द्वारा षड्यंत्र करके फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया और इसके साथ ही कंपनी बनाई गई और धोखाधड़ी कर करीब 10,000 महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर 2,400 रुपये प्रति महिला के हिसाब से फीस जमा कराई गई। महिलाओं को नौकरी न देने और न ही पैसे वापस करने पर ये धमकी देने लगे और पैसे लेकर भाग जाने के फिराक में आ गए। इसी संबंध में सदर बाजार थाना में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
मेरठ में हनुमान चौक के पास स्थित शुभम हॉस्पिटल में बच्चे के इलाज को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू किया गया। बच्चे के परिजनों के साथ एक महिला ने अस्पताल में खूब हंगामा किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पूरे मामले में एक तरफ हंगामे की वीडियो है तो दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन कुछ और ही दावा कर रहा है। अस्पताल के डॉक्टर शुभम जैन से जब बातचीत की गई तो उनका कुछ और ही कहना था। बतौर डॉक्टर उन्होंने कहा कि वो बच्चे का इलाज अच्छी तरह से कर रहे थे, बच्चा स्वस्थ भी है और बच्चे को जल्दी डिस्चार्ज किया जाना था। अस्पताल की तरफ से कुछ पेमेंट जमा करने के लिए भी बोला गया, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बिजनौर में गोकशी की सूचना पर दबिश से एक महिला की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने पूरे घर में तलाशी ली, लेकिन किसी भी घर के अंदर आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। बल्कि पुलिस ने जिस घर में दबिश दी उस घर में एक महिला की मृत्यु हो गई। पूरी घटना के जिम्मेदार परिजन लगातार पुलिस को बता रहे हैं, लेकिन बिजनौर पुलिस मृतक महिला को बीमार बताकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। सुनिए बिजनौर के एसपी सिटी संजीव वाजपेयी की जुबानी, आखिर उन्होंने यह क्या कुछ कहा। उसके पहले पूरी घटना आपको बता दें कि ये पूरी घटना जनपद बिजनौर की है, जहां पर गांव खटाई निवासी नसीम के घर में 112 डायल कर किसी को अज्ञात व्यक्ति ने गोकशी होने की सूचना दी। पुलिसकर्मी पहुंचे, दबिश दी गई, काफी देर तक तलाशी हुई, लेकिन कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मारपीट की और उसके चलते इस महिला की मृत्यु हुई। थाना क्षेत्र कीरतपुर के ग्राम खटाई की घटना है। यूपी 112 पर कॉल आई थी कि गांव के रहने वाले नसीम के यहाँ गौकशी हो रही है। इस सूचना पर यूपी 112 और चौकी के कांस्टेबल पहुंचे थे। वहां पर एक महिला है जो वृद्ध हैं, करीब 55 साल की उनकी उम्र है। उनको पंखा लोग चला रहे थे, गर्मी की। बाद में लोग तलाशी लेकर वहाँ से चले आए थे। बाद में कुछ समय बाद इनके परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि जो महिला थी उनकी मृत्यु हो गई है। उसको इकट्ठे हो गए तो उनसे बातचीत करके उनको समझाया गया है। जो यूपी 112 पर जिसने गलत कॉल की थी उसका पता किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो महिला के संबंध में जानकारी की गई तो ये लोगों ने बताया उनको सांस की बीमारी थी और देहरादून से उनका इलाज चल रहा था। नियमित रूप से वो दवाइयाँ खा रही थी। उनका मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण किया और बचे हुए निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने का आदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रथम तल पर जाकर ओपीडी, वार्ड एरिया, ऑपरेशन थिएटर, रूम्स और जनरल वार्ड का भी निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी देते हुए बताया कि 188 करोड़ रुपए की लागत से 154 बेड का यह नेत्र अस्पताल अपने आप में काफी विशिष्ट होगा। यहाँ कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव ग्लूकोमा, रेटिना और यूलिबिया के इलाज की बेहतर सुविधा होगी। यहाँ पीडियाट्रिक एवं न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी की भी बेहतर चिकित्सा हो सकेगी। इस नेत्र अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह उत्तर पूर्व भारत के सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल होगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशिष्ट अस्पताल के बचे हुए कार्यों का निर्माण तेजी से कराया जाए। इसके निर्माण कार्य पूरे होने के बाद आंख से संबंधित रोगों का विशिष्ट तरीके से इलाज हो पाएगा, जिससे मरीजों को काफी सहूलियत होगी। राज्यवासियों को इस अस्पताल के रूप में आंख के रोगों के बेहतर इलाज के लिए एक और विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की व्यवस्थाओं के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी ली। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।